बच्चों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मैथ NAVM विद चौहान सर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित की प्रश्नावली संख्या 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसके टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना सीखा था। तो उसमें मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी अपने क्या कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि बेसिकली है क्या? ये सिंपली वही भाग देना है जो अपने पास क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय था। ये भी क्या है, भाग देना है। और भाग देने में इसमें थोड़े से अलग प्रोसेस, थोड़े से अलग हिसाब से इसको भाग देंगे, तो वो आज हमने सीखना है। तो भाग देने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। जैसे जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं जिन संख्याओं के लास्ट में हो, उसमें किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने बात करें तो एग्जाम्पल अपने पास है 12 एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में कितना है? 2 है, यानी इसमें 2 का भाग पूरा जाता है। ऐसे ही मैं लिख देता हूं 248 एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में जो अंक है वो क्या है? 8 है, और 8 अंक है, यानी इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। और 2 का भाग जब भी देना हो बच्चों, उसको हम क्या करेंगे? बेसिकली आधा कर देंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 12 में 2 का भाग दूंगा तो 12 को आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। 248 तो इसको आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 124। ऐसे ही मैं एक रकम लिख देता हूं 2000 के लास्ट में कितना है? 0, यानी इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग पूरा जाएगा, और कितना उत्तर आएगा? 1000। ये तो हो गया हमारा पहला नियम कि जिन संख्याओं के लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उनमें किन का भाग पूरा जाता है? उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। अब चेक करते हैं 3 से भाग देने के नियम। तो 3 से भाग देने के नियम में बच्चों हम देखेंगे कि जिन संख्याओं का योग, बच्चों ध्यान रहे, यहां पे संख्याओं को हमने क्या करना है? जोड़ना है। योग 3 से भाग जाता हो, जब हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे। अब जैसे हमारे पास ये संख्या मैंने लिख दी 14। अब इसको अगर हम जोड़ के देखें तो इसका 1 और 4 को जोड़ने पे कितना बन रहा है? 5। और हमें पता है कि 5 में 3 का भाग नहीं जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पे साथ में 4 और कर दें, अब इनको जोड़ते हैं, कितना जोड़ेगा? 1 प्लस में 4 प्लस में 4, 1 और 4 5, 5 और 4 9। कितना उत्तर आया बच्चों? 9। और 9 में हमें पता है 3 का भाग जाता है, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है, तो जिन संख्याओं का योग 3 से भाग जाता हो, उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। ये रूल भी आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे हम एक इसमें उदाहरण और चेक कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है 15। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 1 प्लस में 5 कितना होता है बच्चों? 6। क्या 6 में 3 का भाग जाता है? तो आपका जवाब होगा हाँ जी, कि 6 में 3 का भाग पूरा जाता है, यानी इस 15 में भी 3 का भाग जाएगा। एक रकम और लिखते हैं 2322। इस संख्या में देखते हैं, तो जोड़ते हैं अंकों को। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। क्या 9 में 3 का भाग जाता है? तो निसंकोच निश्चिंत रूप से इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। तो ये हो गया 3 से भाज्यता का नियम, कि 3 से भाज्यता को कैसे चेक करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों रूल नंबर 3, 5 से भाज्यता। 5 से भाज्यता, देखो बच्चों, जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, साधारण रूप से उसमें 4 का भाग भी लगभग चला जाता है, तो 4 का नियम इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। हाँ, लेकिन 2, 3, 5 ये ऐसी संख्याएं हैं, इनसे जो भाग देने का जो नियम है उस पर हमें थोड़ा बहुत विचार विमर्श करना पड़ेगा। 5 से भाज्यता, तो जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 होता है, क्या होता है? 0 या 5, उनमें 5 का भाग पूरा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं
तो हमने देखा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 250, 250 के लास्ट में कितना है 0, यानी इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखते हैं 255, इसके लास्ट में कितना है 5, तो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब ये 3 जो मैंने आपको नियम बताए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। आप अब चाहे तो इसको यहां से आराम से नोट कर सकते हैं। ये 3 नियम हमने सीख लिए। इसी के साथ हम जिन संख्याओं में 3 का भाग जाएगा उसमें 6 का भाग भी चला जाएगा, 9 का भाग भी चला जाएगा। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है उन संख्याओं में 4 का भाग भी जाएगा, 8 का भाग भी जाएगा। इस प्रकार से हम आगे के रूल्स को नहीं लिखेंगे, हम बेसिकली इन 3 नियमों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या चीज़ होती है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब बच्चों वही है भाग देना। साधारण रूप से अगर हम देखें, सिंपली इसको देखें, अगर हम इसके बारे में कंसीडर करें, विचार करें, तो ये क्या है, एक भाग देना ही है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि बच्चों आप 120 के अभाज्य गुणनखंड करो, 120 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर मैं आपको ये प्रश्न दे दूं कि बच्चों आप क्या करो, 120 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो आप कहोगे कि सर आपने कहा था अभाज्य गुणनखंड का मतलब है भाग देना। भाग दें किससे, दूसरी संख्या ही नहीं है। तो आपका प्रश्न यहाँ पे जो आपने किया है वो एकदम सही प्रश्न है। भाग कैसे देंगे, भाग देने की प्रोसेस में हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि भाग हम इसमें छोटी से छोटी संख्या से देंगे। और अगर अंकों की बात करें तो अंकों में छोटी संख्या 0 होती है, 0 के बाद 1 2 3 4 इस प्रकार से। लेकिन 0 से अगर इसको भाग देंगे तो ये अनंत बन जाएगा, अनंत जिसका कोई मान नहीं होता। और एक ऐसी संख्या है जो दुनिया की सारी संख्याओं में जिसका भाग जाता है, तो 1 से भी भाग नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे भाग देना स्टार्ट करेंगे 2, जब तक 2 से भाग जाएगा तब तक इस संख्या को 2 से भाग देते रहेंगे जितनी स्टेप में जा रहा है। फिर भाग देंगे 3 से, अगर नहीं जा रहा तो 4 से, नहीं जा रहा तो 5 से, इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं 120 के बारे में। तो 120 में सबसे पहले बच्चों हम कितने से भाग देंगे, सबसे पहले 2 से ही भाग देंगे। और मैंने देख लिया पहले यहाँ पे कि 120 के अंत में कितना है 0, और अंत में 0 है, इसका तात्पर्य ये बनता है कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मैंने बताया था कि जब 2 का भाग देना हो तो आप क्या करो, साधारण रूप से संख्या को आधा कर दो, यानी 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। अब एक बार फिर से देखें तो लास्ट में संख्या में कितना आ गया 0, 0 आ गया, तो इसका तात्पर्य ये फिर से हो गया कि इसमें 2 का भाग एक बार फिर जाएगा, 2 का भाग फिर जाएंगे, तो ये इसको हम आधा कर देंगे 30। अब 2 का भाग फिर जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में कितना है 0। आप कह सकते हो कि सर इसमें 5 का भाग भी जा रहा है, अरे भाई जा रहा है 5 का भाग, लेकिन हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से ही भाग देंगे, उसके बाद बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। अगर इसमें यहाँ पे अगर इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा होता है तब हम 0 दे के 5 का भाग देंगे, और ये संभव नहीं है क्योंकि जब तक यहाँ पे लास्ट में 0 है तब तक इसमें 2 का भाग जरूर जाएगा। अब यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 30 को भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। आप चाहें तो ऐसे अलग भाग भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें बता रहा हूँ। यहाँ पे 120 में हमने 2 का भाग दिया, तो ये 2 तो हमने यहाँ लिख दिया। अब भाग देंगे तो ये जाएगा 6 पे, ये 0 यहाँ लिख देंगे, और ये वाला 60 हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से 60 को फिर भाग दिया है 2 से, तो ये 0 यहाँ पे, ये 30 हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया, इस प्रकार से। अब बच्चों हमने देखा यहाँ पे कितना आ गया 15, और 15 का तो कोई रूल ही नहीं था। अब संख्या के लास्ट में हमने देखा तो संख्या के लास्ट में क्या है 5 है, और 5 में 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि मैंने बताया था कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये संख्याएं हो उस संख्या में ही 2 का भाग जाएगा, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य था कि सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है, और देखें तो 15 क्या है, विषम संख्या है। तो फिर बात करते हैं, अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो अब 2 को छोड़ के हम बात करते हैं 3 की। 3 की बात करेंगे तो देखते हैं 3 का भाग देने का नियम क्या होता है। और मैंने आप लोगों को सिखाया है
कि संख्याओं को जोड़ लो, अगर उसके जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। हम देखें तो 15 लिखा है हमारे पास। अब 15 को अगर हम जोड़ें तो क्या बनेगा, 1 प्लस में 5 बराबर कितना बनेगा, 6, और 6 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी ये 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अब हम इसको भाग देते हैं। यहां अगर हम देखें तो 3 का भाग देंगे तो भाग कितने पे जाएगा, 5 पे, क्योंकि 3 पंजे 15 होते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक संख्या आ गई है सिर्फ जो 5 है, और 5 में हमें पता है कि 3 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग भी नहीं जाता। लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं कि 5 में 5 का भाग जाता है, तो आपका आंसर होगा जी सर 5 में 5 का भाग जाता है। तो हम लिख देंगे 5 5, और इस प्रकार से हम लिख देंगे कि हमारे पास बना है 120 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको फिर से गुना करें तो 120 बन जाएगा। देखिए कैसे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिए 24, और 24 को जब 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 120। तो ये हमारी फिर से संख्या बन गई। अब इस प्रकार से आपने अलग अलग संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को करने का प्रयास करना है, क्योंकि हम गणित तब तक नहीं सीख पाते जब तक हम प्रयास नहीं करते। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको सवालों को कर करके देखेंगे, तब हमारे समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि इसका मतलब क्या था, इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो आज हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, जो कि हमारा क्या है, HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करना। अब बच्चों हमारे पास दो संख्याएं हैं। मैं एक नंबर सवाल इसे बना देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ संख्याएं मेरे पास दो है। कौन कौन सी? पहली संख्या तो मेरे पास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 24, और दूसरी संख्या लिख देता हूँ मैं 36। और प्रश्न है 24,36 का अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए। सहायता से HCF ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न आप सभी को दिख गया होगा। तो अब हम करते हैं। तो हम अलग अलग दोनों को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इस प्रकार से हम एक डिब्बा सा बना लेंगे जिसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पे अंत में इसके 4 है, और 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसको आधा कर देंगे, फिर से इसको आधा कर देंगे, फिर इसको आधा कर देंगे, और अब हमारे पास 3 आ गया। और हमें पता है कि 3 में 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन 3 में 3 का भाग जाता है। इसी प्रकार से 36 को हम भाग करते जाएंगे, और ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। और 9 में हमें पता है 2 का भाग तो नहीं जाता, लेकिन 3 का भाग जाता है। कितने पर? 3 पर। फिर 3 आ गया, 3 में किसका भाग जाएगा? 3 का। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। मैं लिखूँगा पहले 24 बराबर में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। इसी प्रकार से लिखेंगे 36 बराबर में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। अब देखते हैं HCF। और HCF के लिए मैंने बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो, तो एक तो ये वाला 2 दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे 2। फिर एक ये वाला 2 फिर से एक बार इसमें कॉमन है, तो लिख देंगे 2। एक बार ये 3 इसमें कॉमन है, तो एक बार लिख देंगे 3। ये हो गया इसका HCF। कितना हुआ? 2 दूने 4, 4 दिए 12। एक बात करते हैं हम इसके साथ में ही LCM की। किसकी बात करते हैं बच्चों? LCM की। तो LCM, HCF तो था कि दोनों में कॉमन क्या होता है, और LCM होता है कि दोनों में अधिकतम बार कौन सी संख्या आई है। जैसे मैं बात करूं 2 की, तो 2 अधिकतम कितनी बार आया है दोनों में? अधिकतम आया इसमें कितनी बार? 3 बार। और 3 अधिकतम कितनी बार आया है इसमें? कितनी बार आया है? 2 बार। 2 दूने 4 दूने 8, 8 दिए 24, और 24 दिए 72।
72 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में हमने देखा था कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या चीज़ है, और एलसीएम में हमने ये देख लिया कि दोनों में अधिकतम कौन कितनी बार आया है, उसको लिख दिया और फिर गुना करके उत्तर निकाल दिया। ये था हमारा एचसीएफ, ये है हमारा एलसीएम। तो इसी के साथ ही बच्चों हमारा एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक है वो अभाज्य गुणनखंड के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद हम आगे के जो सवाल आएंगे उसमें हमें या तो एचसीएफ दिया होगा या एलसीएम दिया होगा या फिर हमें दोनों संख्याएं दी होगी। इस प्रकार से कुछ प्रश्न बनेंगे जो सूत्र के हिसाब से होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें ढंग से समझ में आ गई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, इसी प्रकार से एक प्रश्न और करके देखते हैं। प्रश्न है 420 और 180 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। तो करके देखते हैं। 420 और इधर हम लिख देते हैं 180। क्योंकि दोनों संख्याओं के लास्ट में 0 है तो 2 का भाग पहले जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो मैंने कहा था इसको आधा कर देंगे हम। फिर एक बार फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना है, 0 है। और जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब फिर 2 का भाग गया तो फिर मैंने कहा था इसको आधा कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 105। क्योंकि अब इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, अतः इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। हाँ, 3 का भाग चेक कर लेते हैं। तो 1 + 0 1 और +5 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा 35 पर। फिर अब 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 5 कितने होते हैं, 8, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता। हाँ, लेकिन लास्ट में 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग जाएगा 7 तक, और फिर 7 है तो 7 में खुद का भाग जाएगा। इसी प्रकार से 180 की बात करते हैं तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना, 90। फिर 2 का भाग तो कितना, 45। क्योंकि अब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो अब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब भाग दे के देखते हैं 3 का, तो 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग जाता है, जी बिल्कुल जाता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा कितने पर, 15। फिर 3 का भाग 5, और क्योंकि 5 है तो 5 में खुद का भाग ही जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 420 बराबर में 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इसी प्रकार से 180 बराबर में 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब एचसीएफ के लिए मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या है कॉमन, एक तो ये वाला 2 तो इसको लिखेंगे 2, एक ये वाला 2 तो इसको भी लिख लेंगे, ये 3 तो इसको भी लिख लेंगे, और ये 5 तो इस 5 को भी लिख देंगे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं एलसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो क्या है, 2 अधिकतम दोनों में कितनी बार है, इसमें भी 2 बार इसमें भी 2 बार, तो हम लिखेंगे कि 2 2 बार आया है। 3 अधिकतम, इसमें अधिकतम 3 2 बार आया है तो इसको लिख देंगे 3 × 3। 5 अधिकतम 1 बार ही आया है और 7 भी अधिकतम 1 बार आया है, तो इसको गुना कर लेंगे। गुना कितना बनेगा, ये 2 दूने 4, तो ये 12 पंजे 60। इसी प्रकार से ये गुना कर लेंगे, ये गुना कर लेंगे 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180, 180 गुना में 7 कितना बन जाएगा, 1260। यानी एलसीएम कितना आ गया, 1260। तो इस प्रकार से आपने अपने किताब के क्वेश्चनों को करने का आपने प्रयास करना है, और इसी के साथ हम आगे के वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि सूत्र के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।